नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आपने धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा होगा, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों संतों से सुना होगा कि आदमी को समभाव में रहना चाहिए। लाभ हो, हानि हो, यश हो, अपयश हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे अपने प्रधानमंत्री बड़े अच्छे लगते हैं। घंटा फर्क नहीं पड़ता उन पे किसी चीज का। थोड़ी भाषा खराब सी है, लेकिन हमारे यहाँ बोला जाता है कि कोई कोई आदमी से फर्क ना पड़े तो उससे कहा जाता है घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो सब हथकड़ियों में घसीट के लाओ, बेड़ियों में घसीट के लाओ। नेपाल वालों को सम्मानपूर्वक छोड़ दो, चीन वालों को छोड़ दो, पाकिस्तान वालों को छोड़ दो, हमारे आदमी की बेइज्जती करो, हम पे घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम जंगल सफारी करेंगे। और हमारे तिहाड़ी भाई, तिहाड़ रिटर्न, उन जैसे गोदी मीडिया के पत्रकार सवाल ही नहीं पूछेंगे कि भैया ट्रम्प चाचा इतनी बेइज्जती कर रहे हैं और आप कोई और शर्मदार आदमी है वो रोए, हार्ट अटैक हो जाए उसको कि हमारे भारत का आज तक इतना अपमान नहीं हुआ। दिन भर वो टीवी चैनलों पे प्रधानमंत्री जी दूध शेर के बच्चों को दूध पिला रहे हैं, जानवरों को खिला रहे हैं। गजब देश है। और क्यों नहीं फ़र्क पड़ता प्रधानमंत्री जी पे? क्या खेल क्या है इसका? चलते हैं नागपुर, राजीव रंजन से पूछते हैं, बेहतरीन पत्रकार है, बिज़नेस के भी, पॉलिटिकल समझ भी बहुत बढ़िया है। पूछते हैं कि इतना संत वाला भाव जो है प्रधानमंत्री के अंदर, ये आया तो आया कहाँ से? चलिए, चलते हैं राजीव रंजन से, पूछते हैं। आप पहले चैनल को जॉइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर ये मज़ेदार बात राजीव जी के मुँह से सुनिए। राजीव भाई, दुनिया में सबसे कामयाब व्यक्ति वही है, दुनिया में सबसे ताकतवर वही व्यक्ति वही है जो जिसको किसी भी चीज़ पे कोई फ़र्क ना पड़े। आप मुझे अपमानित करते रहें, आप मुझे गाली देते रहें, आप मेरे स्टाफ को मारते-पीटते रहें, मुझ पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो इसका मतलब मैं बड़ा परम संतोषी हूँ। ऐसा मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे। अब आप पूछेंगे कि लोग क्यों कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि पूरे आज़ाद जब से भारत हुआ, तब से पूरी दुनिया में एक धाक थी भारत की। लोग भारत से पंगा लेने से पहले सोचते थे। किसी मुल्क की इतनी हैसियत नहीं। मैं अभी मेवाड़ यूनिवर्सिटी में गया था, उन्होंने मुझे मुख्य वक्ता के तौर पे बुलाया था, तो मैंने कहा था कि अगर देश की युवा पीढ़ी, देश की नौजवान पीढ़ी एकजुट हो जाए, तो किसी मुल्क की इतनी हैसियत नहीं है कि हमारे भारतीयों को वो हथकड़ी और बेड़ी लगा के वापस करे। नेपाल तक के लोगों को सम्मानपूर्वक वापस कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की बैंड बजा रहे हैं ट्रंप, लेकिन प्रधानमंत्री अब मोक्ष वाली अवस्था में हैं। उन्हें इनसे लाभ, हानि, यश, अपयश, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वरना आप हँस रहे हैं मेरी बात पे, आप खुद देखो, अगर आप प्रधानमंत्री होते और आपके मुल्क में ऐसे हवाई जहाज़ उतारे जाते, 3-3 हवाई जहाज़, और आपके नागरिक हथकड़ी और बेड़ी में आते, आपको नींद नहीं आती, हार्ट अटैक हो जाता रात में, आँखों में आँसू टपक रहे होते कि मेरे पे इतिहास जब लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा कि मेरे प्रधानमंत्री होते हुए भी देश के नागरिकों की इतनी बेइज्जती हुई और मैं चुपचाप रहा, मैं मेल तक नहीं कर पाया। तो अब ट्रंप चचा को चिढ़ाया कैसे जाए? तो देखो, जो जो संत आदमी होता है वो ऐसे ही करता है, अरे तुमने जो कुछ किया मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो आराम से शेर के बच्चों को दूध पिला रहा हूँ। मैं तो आराम से गैंडे के संग खेल रहा हूँ, मोर उड़ा रहा हूँ। आपको नहीं लगता कि इतना संत व्यक्ति कोई हो सकता है? इतने अपमान के बाद कितने शांत भाव से वो जंगल सफारी कर रहे हैं। जैकेट देखिए आपने, कितनी बढ़िया जैकेट थी, कितना बढ़िया कैमरा था। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि इतना ज़्यादा कलेजा, ये 56 इंच का ये वाक़ई वाला सीना, ये शांत रहने वाला स्टाइल, ये तटस्थ भाव प्रधानमंत्री कहाँ से लाए? क्या लगता है? संजय जी, एक कहावत है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। तो जी। ये जो 56 इंच का सीना दिखा के अब ये जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल वाला जो एटीट्यूड अपना लिया गया है, जो बोल के 2014 में, आज से 10-11 साल पहले, एक दशक पहले, जो अपनी एक रौद्र भूमिका बना के इनकी जो इनको लाया गया और जो इनको बैठाया गया और जो उसके बाद में इनकी ब्रांड बिल्डिंग की गई, आज वो पूरा का पूरा जो है खोखला कैसे साबित हो रहा है, ये आप और मैं देख रहे हैं। इतिहास जो है, आपने सही बोला कि इतिहास के पन्नों में ये काल जो है, ये बहुत ही
काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि जब देश के लोगों को बेड़ियों में बांध के भेजा जा रहा है, उस वक्त ये सैर सपाटा और जंगल सफारी कर रहे हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा संजय जी, पिछले कई दिनों से पीयूष गोयल अमेरिका में है और ट्रंप ने उनको अभी तक भोजन के लिए भी आमंत्रित नहीं किया है। सुनने में ऐसा आ रहा है, हमारे जैसे पत्रकारों के को यहाँ वहां से जो है ये फीड किया जा रहा है कि नहीं नहीं, सुबह सुबह मॉर्निंग टी पे बुलाया। ठीक है, तो आप बताइए, विश्व का जो विश्व गुरु राष्ट्र है उसके कॉमर्स मिनिस्टर जो है, जिन्होंने अमेजॉन के मालिक को 3 घंटे अपने ऑफिस के बाहर बैठा दिया था, यही पीयूष गोयल जी ने, ये 1 हफ्ते से जाके वहां अमेरिका में बैठे हुए हैं और अमेरिका से कोई सिग्नल, कोई सिंबल, मतलब वहां से कोई दोस्ताना जो है, जो एक सिग्नल दिया जाना चाहिए, वैसा कोई दोस्ताना सिग्नल मिल नहीं रहा। ये वही पीयूष गोयल है जिन्होंने जेफ बेजोस, जो दुनिया के सबसे रईस आदमी थे, उनको बाहर बैठा दिया था 3 घंटे। तो कहने का अर्थ यह है संजय जी कि समय पलटते ज्यादा समय नहीं लगता। हॉलो मैन, खोखले लोग जो हैं, ये खोखले लोग जो हैं, अब इनका पर्दाफाश हो रहा है, ये सबके सामने जो है उभर के आ रहा है, नजर आ रहा है कि हमारे विश्व गुरु जो है कितने खोखले साबित हुए। इनके सामने ट्रंप जी जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने घनघोर बेइज्जती की भारत की, और उसके बावजूद भी ये चुपचाप खामोश जो है, ये बोला इंडिया टैरिफ किंग है। आप वहां पे अपना दृष्टिकोण रखते कि भाई यदि हमने टैरिफ रखा है तो इसका रीजन क्या है। ठीक है, इंडिया 1947 के बाद इंडस्ट्रियलाइज्ड हुआ, कोई आपके 1785 में हमको इंडिपेंडेंस नहीं मिला था और 18वीं शताब्दी कोई हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन में नहीं बिताई है। तो धीरे धीरे ही राष्ट्र जो है वो अपने पैरों पे खड़े होते हैं। तो इनको अपना दृष्टिकोण रखना चाहिए था, रैशनल व्यूज देने चाहिए थे। इन्होंने क्या किया, ये चुपचाप जो है ये खामोश रहे और जो भी ट्रंप जी बोलते गए, तो सारी चीजों को ये एक्सेप्ट करते गए। आपको जान के आश्चर्य होगा संजय जी कि ट्रूडो, जो आपका कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने 2015 में जब ये आए थे तो इन्होंने एक स्लोगन दिया था कि कनाडा जो है पहला पोस्ट नेशनल स्टेट है। अब पोस्ट नेशनल स्टेट का अर्थ क्या हुआ कि भाई नेशनलिज्म जो है, ये थॉट जो है कि ये हमारी जो देश की जो जमीन है वो यहां से यहां तक है, ये हमारी सीमाएं हैं और ये एक राष्ट्र की परिकल्पना है। ऐसा अलग अलग राष्ट्रों ने किया। कनाडा ने बोला नहीं, वसुधैव कुटुंबकम की जो हम बात करते हैं उसको ट्रूडो ने सामने रखा कि नहीं भाई, ये अब कनाडा पहला नेशन है जो पोस्ट नेशनल है, जो कोई सीमाओं को मानता नहीं है। आज वही ट्रूडो जो है एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म की बात करने लगे जस्ट बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। तो जब एक पैसिफिस्ट आदमी जो शांति में बिलीव करता है, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना में बिलीव करता है, जो ग्लोबलाइजेशन की भावना में बिलीव करता है, वो आदमी ट्रंप से परेशान होके, जबकि उसका राष्ट्र पड़ोसी राष्ट्र है, वो परेशान होके पोस्ट नेशनलिज्म के बदले आज नेशनलिज्म की बात कर रहा है। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो नेशनलिज्म का ही बिगुल बजाते हुए सत्ता की बागडोर इनके हाथ में आई। भारतीय जनता पार्टी तो अपने आप को विश्व का, मतलब इस देश का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा नेशनलिस्ट पार्टी मानता है। उनको ऐसा लगता है कि उनके अलावा देशभक्ति किसी और को आती नहीं है। तो जब ट्रूडो जैसा पैसिफिस्ट आदमी नेशनलिज्म की बात करने लग गया है, तो हमारे मोदी जी जो नेशनलिज्म के एक लहर पे चुन के आए थे, इनका नेशनलिज्म कहां गया? जब ट्रंप बेइज्जत कर रहे हैं, जब ट्रंप गिन गिन के जो है भारत को बता रहे हैं कि वो किस तरीके से अपमानित कर सकते हैं, वैसे समय में नेशनलिज्म की बात, इनफैक्ट ये इनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वाकई में जो है अपने पर्सनालिटी को जो है ना उभार के सामने लेके आते और ये वाकई में एक वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर के आते और एक ये मीटिंग ऑफ टू इक्वल्स, दो ऐसे नेता जो बराबर की टक्कर के, उनकी एक मीटिंग में परिवर्तित करते। पर हमने क्या देखा कि एक तरफ से गोले चलाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ से चुपचाप चुपचाप सारी बातों को सुना जा रहा है। और अब तो ये कहा जा रहा है कि भाई जो वहां से लोग आ रहे हैं वो जंजीरों में बंध के इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अमेरिका के कानून तोड़े हैं। तो अमेरिका का कानून क्या इंडियन ही तोड़ रहे हैं, चीनी लोग नहीं तोड़ रहे हैं। चीनी लोग क्या है, वहां पे अवैध रूप से नहीं रह रहे। कितने चीनियों को आपने देखा है कि उनको जहाजों में, बेड़ियों में बांध के जो है वापस चाइना भेजा गया है। हम क्यों इस अपमान को बर्दाश्त कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश की जनता इतनी सोई हुई कैसे हो सकती है
यह आपकी गलती है कि जब आपके हमवतन, आपके देशवासी जंजीरों में जकड़ के बांध के वापस भेजे जा रहे हैं, तो इस देश की मीडिया चुप है, इस देश के लोग चुप हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। ये तो सड़कों पे उतर के अपने विरोध प्रदर्शित करने का एक उपयुक्त समय है। क्यों नहीं लोग जो है अपने फेलो इंडियंस, फेलो सिटीजन्स, अपने संगी भाइयों के फेवर में आके क्यों नहीं ये बातें कर रहे हैं कि इस सरकार को सख्त रुख अपनाना चाहिए, और एटलीस्ट इतना तो कहना चाहिए कि आप बेड़ियों में ना भेजें हमारे लोगों को। आप क्यों नहीं ये कर रहे? क्या क्या ऐसी मजबूरी है नरेंद्र मोदी की और उनकी सरकार की कि वो चुप्पी थामे हुए हैं, वो सैर सपाटा कर रहे हैं, वो जंगल सफारी कर रहे हैं, पर वो ट्रंप के ऊपर और टैरिफ के ऊपर में एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जी संजय जी। अच्छा राजीव जी, मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है कि जितने लोग वापस आए हैं इसमें शायद मुसलमान कोई नहीं है, सब हमारे हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं। तो वो जो मोहन भागवत जी हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो हिंदुओं के रक्षा के लिए मरा जा रहा है कि हम ही हिंदू स्वाभिमान है, हम ही हिंदू को बचाने वाली ताकत हैं, वो अपने हिंदू भाइयों को हथकड़ी और बेड़ी में डालकर देख के बोल ही नहीं रहे। संघ ने भी नहीं कहा मोदी जी से कि अरे 56 इंच के सीना, बताओ जरा कि उनको उदाहरण दो कि इंदिरा गांधी ने कितना बुरा हाल किया था, अमेरिका झुक गया था, कम से कम उदाहरण सामने है। और क्या करना है यार, 140 करोड़ की जनता है, कितनी पाबंदी लगाएगी, एक टाइम खाना खा लेंगे। ये संघ क्यों खामोश रह गया? इन इन हिंदुओं की चिंता अब नहीं आई संघ को कि ये भी हमारे हिंदू भाई हैं, इनकी चिंता कर लें हम? कारण क्या रहा कि कुछ कुछ छांट के हिंदुओं की चिंता करी जाती है, सारे हिंदुओं की चिंता नहीं की जाती है। बहुत अच्छी बात कही है आपने संजय जी। ये वाकई में एक सोचने का विषय है कि संघ इस मामले में क्यों चुप्पी साधे हुए। अमेरिका की तरफ संघ बार बार नजरें जो है वो उठा के देखता है जब भी दान दक्षिणा लेने की बात हो। तो क्या ये डोनर कंट्री के प्रति अपने फेवर, अपनी निष्ठाएं दिखा रहा है संघ? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है कि भाई आज आप अपने देशवासियों के साथ हो कि जो आपके डोनर्स हैं आप उनके साथ में हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सामने आना चाहिए और उनको ये मांग करनी चाहिए कि इस तरीके की बेवकूफी और जुल्म करने वाली हरकत को तुरंत जो है बंद करना चाहिए। ये आपने बहुत सही बोला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस मामले में क्यों खामोशी जो है, क्यों खामोशी उसने अपना रखी है? यदि ये पाकिस्तान का मुद्दा होता है या कोई छोटे से पिद्दी देश का मुद्दा होगा तो वहां पे आरएसएस बढ़ चढ़ के बातें करेगा। अब जब अमेरिका की बात आ गई तो क्यों नहीं आरएसएस आगे आके बोल रहा है कि भाई एटलीस्ट आपको सिविलाइज्ड वे में बिहेव करना चाहिए। ये लोग कोई क्रिमिनल नहीं है, ये अपना परिवार पालने के लिए भारत को छोड़ के गए क्योंकि इस राष्ट्र ने, हम लोगों ने इन लोगों को फेल किया है। हम इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाए हैं, हम इनको 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए, इनके परिवार के भरण पोषण के लिए हम प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर पाए। ये हमारा फेलियर है। तो ये कोई क्रिमिनल्स नहीं है, और यदि ये देश छोड़ के गए हैं तो ये अपने पेट पालने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए गए हैं। तो आप इनके साथ में क्रिमिनल टाइप क्यों बिहेव कर रहे हैं? किनका मर्डर किया इन लोगों ने? ये आरएसएस ने पूछना चाहिए। या आपने बहुत सही बोला कि आरएसएस क्यों नहीं सामने आ रहा है, और मुझे जहां तक लगता है उसका रीजन ये है कि देखिए आज आरएसएस अपने आप में, ये कोई आपको बात बोलेगा नहीं जो मैं बोल रहा हूं। आरएसएस आज की डेट में एक ये समझ लीजिए कि सांस्कृतिक संगठन बन के नहीं रह गया है संजय जी। 80 अलग अलग जो है उसके अनुषांगिक अंग हैं, और इन सभी अंगों को चलाने के लिए, चाहे वो वनवासी कल्याण आश्रम हो, चाहे वो माधव नेत्रालय हो, इन सब को चलाने के लिए भारी भरकम रुपए की जरूरत है। ये धन कहां से आएगा? ये तो संघ जो है ये सांस्कृतिक संगठन कम और एक बिजनेस वेंचर ज्यादा आज की डेट में जो है उसका स्वरूप जो चेंज हो रहा है वो संगठन कम और बिजनेस वेंचर के रूप में ज्यादा परिवर्तित हो रहा है। एक संगठन को 7 स्टार 5 स्टार आई मीन कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर की जरूरत नहीं है। कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर टाइप किसी हेडक्वार्टर की जरूरत नहीं है। क्यों ये इस तरीके के हेडक्वार्टर्स का निर्माण कर रहा है? जहां पहले कहा जाता था कि संघ के लोग जो है वो अपने सीधे सरल जीवन चार्य और जो लाइवलीहुड है उसके कारण माने जाते हैं। वो सरल तरीके से जीवन को व्यतीत करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से जीने का उनका जो माध्यम है बहुत ही सिंपल वे है। तो वो कहाँ गई सादगी?
वो सादगी कहां गायब हो गई है? आज जो संघ ने रूप ले लिया है वो एक सांस्कृतिक संगठन कम और एक बिजनेस वेंचर के रूप में ज्यादा दिख रहा है। और मुझे लगता है कि संघ के अंदर जो थिंक टैंक है, जो लोग हैं, उनको इसके ऊपर में विचार करने की जरूरत है कि आपके मूल उद्देश्य क्या है। यदि भारतीयों को जंजीरों में बांध के भेजा जा रहा है और इस वक्त भी यदि आपने खामोशी बरती है, तो कैसे ये मान लिया जाए कि आप नेशनलिस्ट थॉट्स में बिलीव करते हैं और आप अपने देश के लोगों के बारे में सोचते हैं। ये समय है जब संघ और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो नेशनलिस्ट लीडर हैं, उनको बाहर आके मोदी का विरोध करके, मोदी के खिलाफ जाके आवाज उठाने की जरूरत है कि ये सर्कसबाजी जो चल रही है, स्टॉप इट, स्टॉप दिस नॉनसेंस। ट्रंप के खिलाफ आप बोलिए और अमेरिका को ये बताइए कि एनफ इज एनफ, हर चीज की एक सीमा होती है और अब अमेरिका सीमा पार कर रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी संजय जी। अच्छा राजीव जी, इस दौर में मीडिया की भी बड़ी भूमिका होती है। मीडिया सवाल करे कि हमारी इतनी बेइज्जती हो रही है, इतना अपमान हो रहा है, जेलेंस्की तुरंत वहां से यूरोप देशों में बात करने पहुंच गए, दुनिया के हर राष्ट्राध्यक्ष अपने अपने मोर्चे को संभाल रहे हैं, और मीडिया को पूछना चाहिए था कि हमारे प्रधानमंत्री ये सफारी कैसे कर सकते हैं दौर में। लेकिन आपके मित्र हैं, भूतपूर्व मित्र, जो आपके चक्कर में तिहाड़ जेल हुआ है, बेचारे अगर आपकी रिपोर्ट लेकर वो अपनी वाई वाई करके 100 करोड़ की रिश्वत नहीं मांगते तो तिहाड़ जेल नहीं जाते। मैं उनका शो देख रहा था, मैं कहा शायद इनके अंदर बुद्धि आ गई हो, ये पूछे प्रधानमंत्री जी अमेरिका को मेल ही लिख दो एक कि भैया इतनी बेइज्जती ना करें। लेकिन वो तो बता रहे थे कि सही कर रहे हैं, इलीगल तरीके से गए हैं तो ऐसे ही वापस आना चाहिए। अरे एक से एक बड़े लोग, चाटुकारों की फौज, वो कह रही है सही भेजा गया है, इसी तरह भेजा जाना चाहिए। इनके अम्मा अब्बा को भी इसी तरह वापस कहीं से भेजा जाता तो इन लोगों को, चाटुकारों को समझ में आता कि देश का आन बान शान और देश का स्वाभिमान क्या होता है। ये गोदी मीडिया को क्या हो गया, दिन भर जंगल सफारी के फोटो, जब टीवी खोलो तो 10 मिनट बाद प्रधानमंत्री जी शेर के बच्चे को दूध पिला रहे हैं, गैंडे के साथ खेल रहे हैं, हिरन को देख रहे हैं, बाकी जानवरों पक्षियों को देख रहे हैं, कोई मुद्दा ही नहीं है। या फिर चल रहा है औरंगजेब औरंगजेब औरंगजेब। मतलब बलिहारी है इस गोदी मीडिया की। इनको इनको देश की कभी स्वाभिमान की चिंता नहीं होती कि देश की भी कोई शान है, देश का भी कोई स्वाभिमान है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है, मेरे मन लायक सवाल आपने पूछा है संजय जी। जो मैं अभी बताने जा रहा हूं इसको ध्यान से सुनिएगा, मेरे प्यारे 4 PM के दर्शकों, इस बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बात कोई आपको बताएगा नहीं। गोदी मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, जो एंकर्स हैं और जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, जो प्रोग्राम के स्क्रिप्ट लिखते हैं, इनकी ट्रेनिंग हो रही है। और वो ट्रेनिंग किस तरीके की है? जो इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से अपने अपोनेंट्स को जो है उनको ध्वस्त करना है, वो ट्रेनिंग दी जा रही है। उस ट्रेनिंग के जो CIA, मोसाद, बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज अपनाती हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो हैं जो स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टाइप, वो आज की डेट में इंडिया में गोदी मीडिया के जो एंकर्स और जो इनके शो के स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, उनको उस तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है। शायद उनको भी नहीं पता है कि हम इस ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हैं। और इस ट्रेनिंग का एक्रोनिम क्या है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? इसको कहा जाता है डिपिक्ट। डी फॉर DEPICT, जहां पे D स्टैंड्स करता है डिस्क्रेडिटिंग को, E स्टैंड्स करता है इमोशनल वॉरफेयर को, P स्टैंड्स करता है पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण को, I स्टैंड्स करता है इम्पर्सोनेशन को, C स्टैंड करता है आपका कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को, कॉन्स्पिरेसी को, और T स्टैंड करता है ट्रोलिंग को। मैं ये सब आपको संक्षेप में समझाता हूं। जो पहले मैंने कहा एग्जाम्पल देके, डी डिस्क्रेडिट का D यानी डिस्क्रेडिटिंग, इसका अर्थ ये हुआ कि आप जो है सामने वाला आदमी जो आपके खिलाफ बोल रहा है, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसी को डिस्क्रेडिट कर दो, उसी को बदनाम कर दो। यदि राहुल गांधी 2014 के बाद से मोदी सरकार को बोलते हैं कि ये सूट बूट की सरकार है, तो ये करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्च कर देते हैं ये बोलने के लिए, ये कैंपेन रन करने के लिए कि राहुल गांधी तो पप्पू है, इनको कुछ समझता नहीं है। यदि राजीव रंजन सिंह कोई पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं और इनको डिस्क्रेडिट करना है तो बोल देंगे अरे इसको क्या समझता है, ये तो फाइनेंशियल जर्नलिस्ट है। यानी सोर्स को डिस्क्रेडिट करना, ये पहली स्ट्रेटेजी है।
जो आपके खिलाफ बोल रहा है उसको डिस्क्रेडिट कर दो। ई फॉर इमोशन, इमोशन आपका फियर का, आपके एंगर का, इसको जो है उभार के लाया जाता है कि आपको अमीर लोग जो है पूरी तरीके से रौन देंगे, इस देश में गरीबों का शासन होना चाहिए, इसलिए मैं डीमोनेटाइजेशन ला रहा हूं। अब गरीब लोगों के अंदर के फियर को जो है और एंगर को जो है आपने चैनलाइज किया, और चैनलाइज करके आपने एक वाहियात जो है स्कीम जो है पूरे देश के ऊपर में थोप दी। तो ये होता है इमोशनल वॉरफेयर। तीसरा है पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। इसके बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आप रोज देख रहे हैं, हिंदू मुसलमान, ये उसी का एक अंग है। चौथा इम्पर्सोनेशन, इम्पर्सोनेशन जो है यानी अभिनय करना, आंखें मटका मटका के अपने अपोजिशन के खिलाफ बोलना कि 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, 12 लाख की कालीने हैं शीश महल में। तो आप इम्पर्सोनेशन कर रहे हैं, आप अपने टीवी स्टूडियो में बैठा रहे हैं फेक एक्सपर्ट्स को, और वो फेक एक्सपर्ट जो है दिन रात शीश महल किए जा रहे हैं। यानी इम्पर्सोनेशन करके, अभिनय करके जो है आप अपने अपोनेंट्स को खत्म कर रहे हैं, फेक एक्सपर्ट्स को अपने स्टूडियोज में बुला के या फेक एक्सपर्ट से आर्टिकल्स लिखवा के। आपका सी जो है षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी, मोदी जी के खिलाफ जो है ये अपोजिशन षड्यंत्र चल रहा है, पाकिस्तान से षड्यंत्र हो रहा है भारत के खिलाफ, मोदी शासन के खिलाफ। ये षड्यंत्र जो है ये तो हर सरकार हमेशा यूज करती आई है, और ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की सबसे ज्यादा क्या कहा जाए मतलब फ्रीक्वेंटली यूज जो है स्ट्रैटेजी है। और टी फॉर ट्रोलिंग, ये एक नया आ गया है आफ्टर सोशल मीडिया कि भाई आपके खिलाफ जो भी लोग बोले उनको शुरू में ट्रोल करना शुरू कर दें। ट्रोलिंग, संजय जी आपको जान के आश्चर्य होगा, ट्रोलिंग वर्ड जो है ये जो फिशिंग, जो नाव में हम जो फिश ये मछली पकड़ने जाते हैं, उसमें नाव में एक जो जाल फेंका जाता है, जाल फेंकने से जो एक ये बनता है आर्टिफिशियल लाइन जो जल में बनती है, जिसको देख के मछलियां आती है और जाल में फंसती है। ट्रोल वर्ड वहां से है, ट्रोलिंग उसको बोलते हैं उस चीज को। तो ये ऐसी जाल में मछलियों को फंसाते हैं। तो ये मैंने आज आपको स्ट्रैटेजीज बताई है जो आपको कोई मीडिया चैनल पे कहीं पे भी सुनने को नहीं मिलेगा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जिन स्ट्रैटेजीज का बहुत सालों से यूज कर रही थी। 2014 के बाद क्या चेंज हुआ कि इंडिया का जो मीडिया है ये सिस्टम का पार्ट हो गया, ये गवर्नमेंट का पार्ट हो गया। जो हमको सिखाया गया था कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहो, हमने जो जर्नलिज्म सीखी थी उसमें 5W और 1H इसको कहा जाता था कि ये जर्नलिज्म के आधारभूत सिद्धांत है। अब वो 5W और 1H दरकिनार हो गए, उसको बाजू में कर दिया गया है, और अब पूरा का पूरा जो जर्नलिज्म हो रहा है वो ये डिपिक्ट स्ट्रैटेजी पे हो रहा है। और इस डिपिक्ट स्ट्रैटेजी के ही अंग में हम देख रहे हैं, आप लोग ध्यान से अब न्यूज को देखना शुरू कीजिएगा और आप खुद पहचानना शुरू कीजिएगा कि कौन सा न्यूज गोदी मीडिया पे डिस्क्रेडिटिंग कॉलम में है, कौन सा पोलराइजेशन में है, कौन सा आपके ऊपर इमोशनल वॉरफेयर कर रहा है, कौन सा आपका इम्पर्सोनेशन कर रहा है, कहां पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो रची जा रही है। आपको खुद समझ में आएगा कि किस तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे माइंड वॉश करती है, ब्रेन वॉश करती है, वैसी ये गोदी मीडिया इस देश के लोगों का धीरे धीरे जो है इस तरीके की टेक्निक को यूज करके ब्रेन वॉश कर रहा है। तो गोदी मीडिया यही रीजन है कि वो औरंगजेब जो 4 साल पहले मर गया है, 400 साल पहले मर गया है, उसकी बातों को आज दिखा रहे हैं, और उस पे जो है पूरा का पूरा ये घंटों की बहस कर रहे हैं फेक एक्सपर्ट्स को बुला के। तो यहां पे इम्पर्सोनेशन भी है और यहां पे पोलराइजेशन स्ट्रैटेजी भी है। इन्हीं सारी स्ट्रैटेजीज के अंतर्गत में आप देखेंगे सारे मीडिया के प्रोग्राम बन रहे हैं, न्यूज चैनल्स के प्रोग्राम बन रहे हैं। इसलिए कृपया करके न्यूज चैनल को देखना बंद करें और 4 PM के संजय शर्मा शो को आप देखिए। जितनी जानकारी आपको इस शो में मिलेगी उतनी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, इतनी सारी बातें आपने बताई, मजा आ गया आपसे बात करके, सुन के धन्यवाद। ये तो राजीव रंजन, इन्होंने तो पूरा इतिहास बता दिया। मैं तो मान रहा था कि प्रधानमंत्री जी के अंदर इतना विशाल हृदय होगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। राजीव जी कुछ और कहानी बता रहे हैं। इन्हीं की रिपोर्ट को चोरी करके वो भाई तिहाड़ घूम के आया, उसकी एक लंबी डिटेल हम लोग फिर कभी बातचीत करेंगे। खबर इनकी थी माल बेचने को, चला गया ब्लैक करने के लिए, तो धर लिया गया, जेल चला गया। इस पे बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर चुके हो तो प्यारा भरा एक कमेंट कर दीजिए कि कैसी लगी बातचीत। शुक्रिया, थैंक यू।